कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिस तरह से रेप और जघन्य अपराध के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है, इस केस में लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। इसी केस को लेकर कोई न कोई अपडेट भी सामने आ रहा है। आपको बता दें कि जैसे ही कोलकाता हाई कोर्ट ने ये केस को सीबीआई को सौंपा, वैसे ही सीबीआई आरोपी संजय को अपने कस्टडी में लेती है, क्राइम सीन का मुआयना करती है, जिसके बाद लगातार संजय कुछ न कुछ खुलासे कर रहा है। इस ताजा वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर नए खुलासे संजय ने क्या किया है, जो इतने दिन से 5 से 6 दिन हो गए सीबीआई की कस्टडी में है। आखिर उसने क्या कुछ नया खुलासा किया है, इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल आपको बता दें कि जैसे ही सीबीआई टीम आरोपी संजय को अपनी गिरफ्त में लेती है तो उससे पूछताछ करती है कि आखिर तुमने इस तरह के अपराध को अंजाम देने के पीछे तुम्हारा क्या मोटिव था, क्योंकि किसी भी अपराध को अंजाम दिया जाता है तो इसमें पहला सवाल यही उठता है कि आखिर उसका मोटिव क्या रहा होगा कि इस तरह से अपराधी ने अपराध को अंजाम दिया। दूसरा, जिस तरह से अपराध को अंजाम दिया गया था, क्योंकि उसने मर्डर किया था तो मर्डर वेपन जाहिर सी बात है उसने जो वहाँ पर उपलब्ध चीज़ें थी उसी का हेल्प लेता है और उसकी मदद से ही वो लड़की यानी ट्रेनी डॉक्टर को मौत के घाट उतार देता है। यानी जिस तरह से मर्डर किया गया और किस लिए मर्डर किया गया, ये दोनों सवाल सीबीआई ने दागे थे, जिसमें संजय ने एक नया खुलासा किया है। दरअसल संजय से पहले तो पूछताछ की गई कि आखिर तुमने ये सारी चीज़ें, क्योंकि उसने पहले भी बताया कि वो शराब के नशे में था और उसने शराब बाकायदा पीने के बाद उस हॉस्पिटल में दाखिल हुआ था। दाखिल होने के बाद वो जाता है सेमिनार हॉल में, उसकी नज़र पड़ती है एक डॉक्टर के पास जो सोई होती है। उसने बाकायदा अपने बयान में कहा कि जब मैं सेमिनार हॉल में गया था तो डॉक्टर वहाँ पर सोई हुई थी। इसी का फ़ायदा उठाते हुए वो डॉक्टर के करीब जाता है। इस पर डॉक्टर की नींद खुल जाती है, वो उसे पीछे ढकेलने लगती है, लेकिन संजय उस पर हावी हो जाता है। फटाफट उसकी मुंह और गर्दन पकड़ने लगता है ताकि वो डॉक्टर हल्ला ना मचा सके और वहाँ कोई आ ना सके। जैसे ही डॉक्टर का वो मुंह पकड़ लेता है तो डॉक्टर कुछ नहीं बोलती, छटपटाहट में वो हाथ पैर मारने लगती है। लेकिन संजय नशे के आदी होता है, जिससे होश नहीं होता कि आखिर उसने उस तरह से लड़की को जैसे पकड़ा है, उसके साथ कुछ हीनियस क्राइम भी हो सकता है। वो रुकता नहीं है, उस पर भूत सवार होता है, जिसकी वजह से वो लड़की को लगातार प्रताड़ित करता रहता है। इसी दरमियान लड़की बेहोश हो जाती है। अब संजय को मौका मिलता है कि लड़की तो अब बेहोश है, अब मैं जो चाहे वो कर सकता है, और आखिर उसने किया भी। इसी दरमियान लड़की को दोबारा से होश आ जाता है। लड़की फिर से अपनी हाथ पैर ये सब मारने लगती है, लेकिन संजय फिर से लड़की पर हावी होता है, उसका सिर पटकने लगता है, उसके गर्दन को तोड़ने लगता है, मरोड़ने लगता है, कई ऐसी चीज़ें करता है जिसकी वजह से लड़की मौके पर ही दम तोड़ देती है। ये संजय ने सीबीआई के सवालों, जब सीबीआई सवाल कर रही थी, ये ताज़ा उसने खुलासा किया। उसने बताया कि हाँ, उसने इस अपराध को अंजाम दिया। इसके बाद वो वहाँ से उठता है, जब लड़की को देखता है कि उसका काम खत्म हो जाता है, सारी चीज़ें कर लेता है, तो वहाँ हॉस्पिटल से निकलता है। आप सोचकर हैरान रह जाएंगे कि ये दरिंदा वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें करने के बाद भी उसे होश नहीं रहता, उसे पता नहीं चलता कि उसने क्या किया है। एक लड़की का कत्ल करने के बाद वो वहाँ से निकलता है और अब फिर से वो शराब पीने जाता है। संजय वहाँ से यानी ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी करता है। दरिंदगी के बाद उसे मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद वो पहुँचता है शराब पीने, शराब पीता भी है। अब वो सोचता है कि अब वो क्या करे, क्योंकि उसे पहले से ही वो नशे में होता है। शराब पीने के बाद वो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, तो वो फिर से जाता है प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है, लेकिन पता नहीं क्या होता है कि उल्टे पैर वहाँ से लौट जाता है। पहुँचता है उस जहाँ पर वो रहते हैं, वहाँ पर पहुँचता है, लेकिन उसे कुछ सूझता है, जिसके बाद वो दोबारा वहाँ से लौट आता है। अब लौट कर वो जाता है पुलिस लाइन में। सोचने वाली बात है कि एक ऐसा अपराधी जो अपराध करने के बाद डरता नहीं है, बल्कि वो अपना कॉलर टाइट करके वहाँ से निकलता है, दारू पीने जाता है। दारू पीने के बाद उसे लगता है कि उसे प्रोस्टिट्यूट के पास जाना है, वो वहाँ भी जाता है, लेकिन पता नहीं क्या होता कि उल्टे पैर वहाँ से लौट जाता है। फिर पहुँचता है पुलिस लाइन। पुलिस लाइन ये वही है, कॉलोनी होती है जहाँ पर पुलिस वालों का घर होता है। इसी कॉलोनी में संजय भी रहा करता था। संजय जाता है अपने घर पे, बाकायदा सोता है, सोने के बाद अगली सुबह सारी चीज़ें करता है। इसी दरमियान उसके टूटे हेडफोन से पुलिस वहाँ तक पहुँच जाती है, जिसके बाद उसे पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है। उसके बाद तो आपको कई चीज़ें बताया, जिसमें संजय ने कई खुलासे किए थे, लेकिन ताज़ा खुलासा यही किया था कि वो दारू पीने मारने के बाद भी दारू पिया था। दारू पीने के बाद वो ये सारी चीज़ें किया था, जिसके बाद वो अपने घर जाकर सो गया था।
और सोचने वाली बात है कि जहां सोया था वो पुलिस लाइन था, यहाँ यानी वहां पर पुलिस वाले लोग ही थे, लेकिन फिर भी इसे डर नहीं लगता क्योंकि इसके ऊपर कई बड़े हाथ थे जिसकी वजह से ये बेफिक्र होकर इतने बड़े अपराध को अंजाम देता है और पहुंच जाता है अपने घर पर। ये तो हमने की संजय की बात, लेकिन इस केस को लेकर लगातार कई अपडेट सामने आ रहे हैं, जिसमें चाहे वो प्रिंसिपल हो, संदीप घोष का नाम हो, चाहे पीड़िता के जो पिता हैं उन्होंने अपना वकील हायर किया है, वकील का भी पक्ष सामने आया है जिसमें कई ऐसे बड़े खुलासे हुए हैं और कई ऐसे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं जो हॉस्पिटल और प्रिंसिपल जो है हॉस्पिटल के और पुलिस सभी को कस्टडी में लाकर खड़ा कर देता है। अब बात करेंगे वकील की। वकील ने फिलहाल वकील ने ये पीड़िता की ओर से अपने बयान में कहा है कि जिस तरह से अपराध को अंजाम दिया गया था उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि ये इसमें एक लोगों का हाथ हो। पहला सवाल था उनका। दूसरा सवाल ये था, उन्होंने कहा कि जिस तरह से लड़की की लाश उस हॉस्पिटल में पड़ी थी और इतनी देरी हुई क्यों, ये पूछने का दायित्व उनके माता पिता रखते हैं और इतनी देरी के बाद पुलिस को फ़ोन क्यों किया गया। दूसरी ओर 6 बजे लाश मिली थी लेकिन 10:57 पर पहला फ़ोन जाता है घर वालों को। तो ये जो समय है, ये डिफरेंसेस है, आखिर ये क्यों, ये सवाल का जवाब हॉस्पिटल प्रशासन और पुलिस ही देंगे। अब उन्होंने इसके साथ ही कई और सवाल दागे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसा देखकर उन्हें ऐसा लग रहा है, परिवार वालों का कहना है कि क्राइम सीन जो मतलब लड़की के साथ जिस तरह से अपराध हुआ वो किसी और जगह पे हुआ होगा और जिसके बाद उसकी लाश को वहाँ लाकर रख दिया था। ये बाकायदा वकील ने अपने बयान में कहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये अंदेशा है कि लड़की का कत्ल कहीं और किया गया, रेप उसके साथ कहीं और किया गया, जिसके बाद लाश को सेमिनार हॉल में लाकर रख दिया था। और सबसे सटीक पॉइंट वकील ने ये भी कहा है कि इस तरह के अपराध में डेड बॉडी ही सबसे बड़ी सबूत होती है। ऐसे में इनको जल्दबाजी क्या थी कि शमशान घाट जब पहुंचते हैं तो वहां 3 बॉडी वेटिंग पीरियड में होता है कि लाइन से वो अंतिम संस्कार करेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें रोक के पहले नंबर पर पीड़िता का बॉडी जो होता है वो वहाँ लाया जाता है और अंतिम संस्कार के लिए उन्हें पहले नंबर पर रखा जाता है ताकि जल्दी से जल्दी सबूत मिटाया जा सके। ये वकील ने बाकायदा अपने बयान में कहा है कि इस तरह से जिस तरह से जल्दबाजी हुई है, क्योंकि 6 बजे लाश मिली थी, इसके बाद इतनी देरी से फ़ोन कॉल होता है, फ़ोन कॉल होने के बाद भी जैसे तैसे अगर परिवार वाले वहाँ हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो 3 घंटे की देरी आखिर क्यों हुई उन्हें बेटी का मुँह देखने के लिए। ये तमाम सवाल थे जो वकील ने अपने पक्ष में रखा है। उन्होंने तमाम सवाल ऐसे कोर्ट में भी वो रखेंगे और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से ये चीज़ें दिखाई जा रही है ये मुमकिन है कि इसमें बड़े से बड़े ऑफिसर हैं, बड़े से बड़े लोग शामिल हैं। जिस तरह से इस अपराध को अंजाम दिया गया था वो भी हॉस्पिटल में रहते हुए, जहाँ पर वो लड़की खुद मरीजों का इलाज करती थी। आखिर वही हॉस्पिटल उसके मौत की जगह बनेगी, ये कभी उसने सोचा नहीं होगा। वहीं जब शमशान घाट के स्टाफ थे उनसे भी पूछताछ की गई तो उन्होंने भी कहा कि जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि 3 लोगों की बॉडी उस वक्त वहाँ उस शमशान घाट पहुँची थी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए पुलिस ने कहा था कि पीड़िता डॉक्टर जो है उनकी बॉडी को पहले अंतिम संस्कार के लिए रखा जाए और वैसा ही होता है। वहीं दूसरी ओर पिता ने भी ये एलिगेशंस लगाए थे कि उनकी बेटी की अंतिम संस्कार में बहुत जल्दबाजी हुई थी। जिस तरह से इन्होंने 6 बजे लाश मिली थी उसके बाद ये सारी चीज़ें इतनी जल्दबाजी में की गई, ये उन्हें भी सोचने पर मजबूर कर रहा था कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। और सामने भी वही आता है कि ये लोग ने ईजिली टारगेट जो संजय रॉय था, कल्प्रिट तो था ही, उसे रखा है, आरोपी बना दिया, लेकिन इसके साथ ही उसके ऊपर किन किन का हाथ है ये अभी भी सवालों के घेरे में है। आरोपी संजय को लेकर कई सवाल ऐसे किए जा रहे हैं और जिस तरह से वो पूछताछ की जा रही है, हो सकता है आने वाले टाइम में कई ऐसे साइंटिफिक टेस्ट होते हैं, चाहे वो पॉलीग्राफी टेस्ट हो, चाहे वो लाई डिटेक्टर टेस्ट हो, ये तमाम उससे होंगे, क्योंकि जिस तरह से उसने अपराध को अंजाम दिया और जिस तरह से वो यही कह रहा है कि उसने इस तरह ये सारी चीज़ें की है। हालांकि 2-3 दिन तक उसने मुँह नहीं खोला था, लेकिन जिसके बाद वो खोलता है और कबूल करता है कि हाँ, उसने उस डॉक्टर के साथ इस तरह से अपराध को अंजाम दिया था।
लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में संजय इस तरह से अपराध को कैसे अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद भी वहां से फरार होने में कैसे सफल हो जाता है। दूसरी ओर जो टाइमलाइन की बात करें तो 6 बजे जिस तरह से उस पीड़िता की लाश मिली थी, ऐसा कहा जा रहा था कि एक दिन पहले जब वो डिनर करने गई थी तो डिनर टेबल पर भी उसकी ट्रेनी डॉक्टर से कुछ कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद ऐसे अंदेशा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि वो डॉक्टर के टीम भी जो थे 3-4 दोस्त थे उनमें से भी किसी का हाथ कुछ हो। लेकिन ये तमाम अभी सवाल है जो सीबीआई पूछताछ कर रही है। उन ट्रेनी डॉक्टर्स को भी पुलिस ने, सीबीआई ने बुलाया उनसे भी पूछताछ करने के लिए कि आखिर उस रात क्या हुआ था, क्योंकि लास्ट टाइम अगर वो लड़की होश में थी, जिंदा थी पीड़ित डॉक्टर, तो वो उसके दोस्त ही थे जो अंतिम समय उसे देख पाए थे, बातचीत कर पाए थे। और आखिर उसके बाद वो जब मिलती है तो सुबह उसकी लाश मिलती है, उसके बाद का कोई सीन, कोई भी चीज़ें उसे पता नहीं होता। तो ये तमाम सवाल है, ये तमाम सीक्वेंस है जो पुलिस और सीबीआई टीम जो है खंगालने की कोशिश कर रही थी। इस केस में तमाम ऐसे चीज़ें हैं जो हॉस्पिटल से लेके, प्रिंसिपल से लेके, चाहे वो संजय रॉय से लेके और चाहे पुलिस कमिश्नर भी शामिल होने की ऐसे अंदेशा लगाई जा रहा है। और उसमें कई ऐसे सवाल पूछे गए हैं और जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, चाहे पुलिस कमिश्नर की बात कर लूँ मैं, तो उसमें भी उनका भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा। जिस तरह से उनके अगर केस सौंपा जाता था तो उसका कोई हल नहीं निकलता था, ले दे के मामला रफा दफा ही होता था। ऐसा कई ऐसे केस हमने प्रीवियस रिकॉर्ड उनका रहा है। अब इस केस को लेकर जैसे ही प्रिंसिपल जो है संदीप घोष, उन्होंने फौरन इस्तीफा दे दिया, ये हवाला देके कि उनके कार्यकाल में ये सारी चीज़ें हुई है जिसका वो खुद उन्हें अच्छा नहीं लग रहा और उन्होंने अपना पद को त्याग दिया था। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उनका इस्तीफा एक और मंजूर नहीं होता, लेकिन दूसरी ओर उनको कोलकाता के दूसरे हॉस्पिटल में अपॉइंट कर दिया जाता है। यानी कहीं ना कहीं संदीप घोष जो है वो भी सवालों के घेरे में है। सीबीआई उनसे भी कड़ी पूछताछ कर रही है, तमाम ऐसे सवाल दाग रही है। आपको बता दें कि पीड़ित जो डॉक्टर हैं उनकी लाश सुबह 6 बजे देखी जाती है। इसके बाद हॉस्पिटल में हल्ला होने लगता है कि अरे ये तो ट्रेनी डॉक्टर है जिसकी लाश वहाँ सेमिनार हॉल में पड़ी हुई है। आपाधापी मचने लगता है और फ़ौरन फ़ोन जाता है संदीप घोष को, यानी प्रिंसिपल को। ये तमाम चीज़ें होती हैं, 1-1.5 घंटे की बात होती है, जिसके बाद उन्हें फ़ोन किया जाता है कि इस तरह से यहाँ पर ये हुआ। आप सोचिए कि जब आपके यहाँ क्राइम सीन है, हॉस्पिटल में डेड बॉडी पड़ी है, बजाय इसके कि आप पुलिस को फ़ोन कर रहे हैं, आप फ़ोन करते हैं हॉस्पिटल के प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल भी आधे घंटे में वहाँ पहुँचते हैं, वो भी पुलिस को फ़ोन नहीं करते, वो भी लगभग समय लेते हैं। अब क्या ये समय जो ड्यूरेशन था किस लिए ये लोग ने लिया और क्या छिपाना चाह रहे थे, क्या बचाना चाह रहे थे, क्या क्राइम सीन से वो कोई एविडेंस मिटाना चाह रहे थे, ये तमाम सवाल जो थे वो सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है। क्योंकि अमूमन कोई भी ऐसा होता है कि अगर आपके सामने ये सारी चीज़ें हैं तो पहला फ़ोन पुलिस को ही जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। पहला फ़ोन उस हॉस्पिटल से प्रिंसिपल को गया था। प्रिंसिपल जब मौका वारदात पर आते हैं तो वो सोचते समझते हैं, इसके बाद फिर फ़ोन किया जाता है। लगभग 1 घंटे की देरी के बाद पुलिस को फ़ोन किया जाता है और फिर ये सब के बावजूद जब पेरेंट्स को फ़ोन जाता है तो वो 10:57, यानी आप सोचिए कि इतने इंटरवल टाइम में आप कर क्या रहे थे, आप क्या मैनिपुलेट कर रहे थे, क्या लीपापोती हो रही थी कि आपको इतना समय लग गया कि परिजन को बताने के लिए कि आपकी बेटी के साथ कुछ हुआ है। वो भी इतना समय लेने के बावजूद आपने अगर फ़ोन किया है तो परिवार को आपने झूठ क्यों बोला कि आपकी बेटी ने मौत को गले लगा लिया है, बजाय इसके कि आपको बहुत जल्दी पता चल गया था कि ये डॉक्टर मृत अवस्था में वहाँ पाई गई थी। तो ऐसे में आपने परिवार से झूठ क्यों बोला। इसके बाद ही तमाम सवाल उठने लगे और जांच पड़ताल होने लगी, जिसमें संदीप घोष, उनसे सीबीआई लगातार कई ऐसे तीखे सवाल दाग रही है कि आखिर आपने ये सब देरी क्यों हुई, और पुलिस को बताने में भी देरी किया तो दूसरी ओर परिवार को बताने में देरी किया। इसके बाद जब परिवार हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो वहाँ भी आपने 3 घंटे का समय लगाया, क्यों। तो ये तमाम सवाल ऐसे थे कि आज भी सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है। सूचना में देरी सबसे बड़ा यही जो एविडेंस है मिटाने की कोशिश हुई थी, क्योंकि यही बचता है। आप जिस तरह से आपने लिपापोती की, देरी की, तो ये तमाम ऐसी चीज़ है जो ऐसे ज़ाया कर रही है, बयां कर रही है कि हो सकता है कि आपने क्राइम सीन से छेड़छाड़ की हो, मैनिपुलेट किया हो, जिसके बाद आपने बाकायदा सारी चीज़ें मैनिपुलेट करने के बाद पुलिस को फ़ोन किया हो। पुलिस को फ़ोन करने के बाद भी आपने परिवार को बताना सही नहीं समझा और इतनी देरी के बाद आपने परिवार को बताया। वो तो परिवार अच्छे थे, परिवार इतने मुखर हुए कि सब चीज़ें सामने आने लगी और धीरे धीरे परत दर परत इनके पोल खुलते गए और देखते ही देखते हॉस्पिटल प्रशासन ही सवालों के घेरे में आ गया।
फिलहाल इस केस में जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।